एक चिड़िया ने 750 करोड़ के F-35 फाइटर जेट को कबाड़ बना दिया और जिसके बाद साउथ कोरिया ने जो निर्णय लिया है वो भारत के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि भारत संभल जाए। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान को लेकर भारत के बड़े संकेत आ रहे हैं, तो वहीं कतर को लेकर भी खबर आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर की एक अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की। कतर के अमीर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की ये बैठक भारत सरकार द्वारा 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत द्वारा जासूसी के कथित आरोप में 8 लोगों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के कुछ दिनों बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, कहा कल दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर HH शेख से मिलने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय साझेदारी कतर पे भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। आपको बता दें, पूर्व नेवी अफसरों को जासूसी के आरोप में मिली फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने कतर के कोर्ट में पिछले महीने अपील दायर की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और फैसले के खिलाफ सुनवाई भी शुरू हो गई है। वहीं भारत को 7 नवंबर को बंदियों तक का काउंसलर पहुंच प्रदान की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार कतर अदालत का फैसला गोपनीय है और इसे कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है। दोहा स्थित दहरा ग्लोबल के पूर्व नौसेना कर्मचारी और भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। हालांकि अभी तक कतरी अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय इतावली छोटी स्टील्थ पनडुब्बियां U2I2 के प्रेरण के देखरेख के लिए दहरा ग्लोबल के साथ अपनी निजी क्षमता पर काम कर रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 भारतीयों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। ये फैसला कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने सुनाया। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। कतर कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों के बाद, जिसे भारत ने बेहद चौंकाने वाला कहा था, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने 8 लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार इस मामले को बहुत महत्व देती है। सरकारी प्रयासों के अलावे 8 के परिवारों ने कतर के आमिर को दिए दया याचिका भी सौंपी, जो रमजान और ईद के दौरान माफी देने के लिए जाने जाते हैं। भारत और कतर के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोर्ट से पूर्व नेवी अफसरों को राहत नहीं मिलती है तो कतर के आमिर के पास दोषियों की सजा को माफ करने का अधिकार होता है और भारत के पास ये आखिरी विकल्प हो सकता है। वहीं पीएम मोदी और कतर के आमिर के बीच निजी संबंध भी काफी मजबूत है, लेकिन फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या पीएम मोदी ने कतर के आमिर के सामने नेवी के पूर्व अफसरों का मुद्दा उठाया है या नहीं उठाया है। पर हमारे नेवी के चीफ ये भी कह रहे हैं कि हम सारे तरह के एफर्ट लगा रहे हैं कि उन लोगों को निकाला जा सके, लाया जा सके। माना जाता है कि कुछ न कुछ तो आउटपुट जरूर आएगा। खैर, जहां एक तरफ कतर को लेकर ये खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। हमने आपको कल ही बताया था कि तालिबान ने अपना दूत भेज दिया चाइना और चाइना ने उनके दूत का खूब स्वागत भी कर लिया है। पर अब मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत ने घोषणा की है कि वो नई दिल्ली में अफगान दूतावास को ओपन करेंगे, फंक्शनल रखेंगे। यानी कि तालिबान ने यह बात कही है। जबकि नई दिल्ली में अफगान दूतावास के बंद होने की घोषणा के बाद
भारत में अभी सब कुछ बंद है। तालिबान जल्दी ही दिल्ली में अपना दूत भेजेगा, पर भारत सरकार इस मामले में कथित तौर पर, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती है जिससे पता चले कि नई दिल्ली से तालिबान को मान्यता मिल सकता है। अब 3 शर्तें बताई जा रही है तालिबान के सामने भारत रख सकता है। आपको बता दें, ये अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट है, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ पता नहीं है, पर कहा जा रहा है कि 3 शर्तें रखी जाएगी। और पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि जो पुराना झंडा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का, वही झंडा इस्तेमाल किया जाएगा और किसी तरह से भी तालिबान के सफेद झंडे को दफ्तर में लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि अफगान दूतावास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम का ही उपयोग करेगा, ना कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, जो तालिबान का दिया हुआ नया नाम है। पुराने नाम का ही उपयोग भारत के साथ आधिकारिक संचार, नोट वर्वेल, अन्य स्टेशनरी, लेटर हेड हर जगह पे होगा। भारत की तीसरी शर्त ये है कि तालिबान शासन के लिए जो नए राजनयिक आएंगे वो दिल्ली में अफगान दूतावास या मुंबई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों का हिस्सा बनने के लिए नहीं भेजे जाएंगे। माना जा रहा है कि ये सारी बातें कही गई है। अब क्या फैसला लेता है अफगानिस्तान, ये एक बड़ा मामला होगा। क्या हमेशा की तरह जैसे काम चल रहा है वैसे काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा? पर हाँ, भारत चाइना की तरह एकदम खुलकर हाँ कहने के मोड में नहीं दिख रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी खबर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक लड़ाकू विमान माने जाने वाले F-35A स्टील्थ फाइटर जेट को महज एक चिड़िया से टक्कर होने के बाद कबाड़ में बदलते देखकर पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट हैरान हैं। दक्षिण कोरियाई वायुसेना ने पिछले साल एक पक्षी से टकराने की घटना में काफी नुकसान होने के बाद F-35A स्टील्थ विमान को अब सेवा से रिटायर करने का फैसला लिया है। जनवरी 2022 में एक ट्रेनिंग के दौरान एक पक्षी के टकराने के बाद एक दक्षिण कोरियाई F-35 पायलट को बेली लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण F-35 के उड़ान सिस्टम में खराबी आ गई। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने खुलासा किया था कि F-35 विमान को एक 10 किलो के ईगल ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद हाइड्रोलिक डक्ट और बिजली आपूर्ति केबल क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे लैंडिंग गियर को चलाने में बाधा हुई और नतीजन विमान को बेली लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन पायलट सुरक्षित रहा। इसके मरम्मत के खर्चों को जानकर दक्षिण कोरिया के एयरफोर्स के होश उड़ गए। विमान को बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने लगभग 300 महंगे और जरूरी उपकरणों को खतरनाक नुकसान की बात कही और कंपनी ने मरम्मत की लागत रखी है 140 अरब वॉन, यानी कि 900 करोड़ रुपए। कहाँ दाम है 750 करोड़ रुपए और ठीक करने में लगेंगे 900 करोड़ रुपए। तो ऐसे में वायुसेना ने समझा कि इसे रिटायर कर देने में ही भलाई है। दक्षिण कोरिया की वायुसेना में इस वक्त 40 F-35A विमानों का एक बेड़ा है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने सितंबर 2023 में दक्षिण कोरिया के लिए 25 F-35A लड़ाकू विमानों की 5 अरब अमेरिकी डॉलर में बिक्री मंजूरी दी है। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये हाथी है जिसे रखना इतना आसान नहीं है। वैसे भारत अगर F-35 खरीदने की सोच रहा है तो भारत को भी ये समझने की जरूरत है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।